मैंने कहा ठीक है, पिताजी अभी सरकार में है, 1 आधा साल और उनका है, कहीं ना कहीं शायद सिफारिश से कोई नौकरी लग जाएगी तो 2 महीने रियल एस्टेट के अंदर मैं आ जाता हूँ। तो रियल एस्टेट गलती से हुआ। द फीलिंग वॉज ब्यूटीफुल। हम सुबह सुबह निकल जाया करते थे घर से 8 बजे के आसपास एंड 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना, रात को 10 बजे निकल रहे हैं, 11 बजे भी निकल रहे हैं, कुछ नहीं पता टाइम का और मजा आ रहा है। तो घूम घाम करके हम लोग वापस आ गए एंड आने के बाद मैं एक ना मूवी से बड़ा प्रभावित हो गया था, लक्ष्य। हाँ, ऋतिक रोशन। उसमें क्या देखा था कि उसके जो पिताजी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आर्मी में चले जाता है। ही वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड ही डिड व्हाटएवर ही इज डन। तो वो एकदम पिछड़ा हुआ इलाका, बिल्कुल। अगर आप बाहर भी देख रहे हो आपको वो मतलब पशुओं के कंकाल नजर आते हैं। और वहाँ पे लाइब्रेरी थी? वहाँ लाइब्रेरी थी, गवर्नमेंट स्कूल था जी। अच्छा। कन्या विश्वविद्यालय था एंड उसके अंदर में लाइब्रेरी थी। तो मैंने पूछा यहाँ पे कोई होटल वगैरह है तो मैं कहीं रुक जाऊंगा जी रात भर के लिए एंड चला जाऊंगा। तो होटल तो नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है जी। तो मैं कहा क्या करूँ। वहाँ क्या हुआ कि प्रेजेंट करते करते आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ गया, जॉब बेचने आए हो। तो मैंने ना मतलब जोशो खरोश के अंदर में ग्रैंड आर्च के 755 अपार्टमेंट सीढ़ियां चढ़ चढ़ के देख लिए। अच्छा। हाँ, कि मेरे हिसाब से इंसान के लाइफ साइकिल के अंदर में जो सबसे महंगा प्रोडक्ट वो खरीदेगा ना, वो उसका घर ही होगा। वो रियल एस्टेट है। एक दिन में कितने लोग आते होंगे? 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख। आप इमेजिन करो, उस बाजार में तो लोगों ने आना है। टॉकिंग ब्रोशर होते हैं ना सेल्समैन, कि मैं इससे आया हूँ, मैं यही है एंड ऑल दैट टाइप। जैसे वो वेलकम मूवी के अंदर में वो बोलता था कि हाँ भाई ये मैं हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर है, मेरी एक टांग। ये काम नहीं हो सकता। और क्या क्रोएशिया, माल्टा, ग्रीस, मेलबर्न, मेफेयर, लंदन, यूएस, क्या यहाँ पे सेलिंग हो रही है? लोग बाग को नहीं पता कि इन टुडेज टाइम जहाँ नॉर्मल 3 BHK 4 BHK 5, 6, 7 करोड़ कुछ भी वैल्यू नहीं आम बात हो गई है, 5-6 करोड़ आम बात हो गई है। तो आई वांटेड माय ओन कैनवस, आई वांट टू पेंट इट द वे आई वांट। दैट वाज द मेन थिंग। दैट वाज द मेन थिंग। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नौकरी के अंदर में ना सिर्फ हाँ ना कर करा करके आप आगे चल रहे हो और बिल्कुल ईगो को शेड करना है। एक महफिल में तैयारी हो रही थी मेरे कत्ल की, मैं अंदर गया तो बोलते हैं कि लंबी उम्र है तुम्हारी। तो 9% की चीज मिलती है क्या? हाँ, दुबई में। दुबई में। That's why global. Welcome to Podcast by Space Creators. Firstly, thank you very much for each of you for continuously watching our podcast, encouraging our podcast and giving your suggestions. Thank you so much. अब मैं आज का पॉडकास्ट का अगर 2 लफ्ज़ों में एक टाइटल देना चाहूँ तो इसका नाम है व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट कैसे? वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। हिज नेम इज़ गगन मौला। नाउ इनके साथ मैं व्हाट नेक्स्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि ये एक ऐसे इंसान है कि हिज फादर वाज इन बैंकिंग, ही डिड हिज स्टडीज़ इन दिल्ली NCR and around India as well. But he has worked in many different industries. मतलब इन्होंने कॉल सेंटर से शुरू किया, इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया, इन्होंने इंटीरियर्स की कंपनीज में काम किया, उसके बाद रियल एस्टेट में आए और रियल एस्टेट में इन्होंने काफ़ी डेवलपर्स के साथ लाइक आईरियो, ओमैक्स, M3M में काम किया, ट्रमटाज में काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हेड ऑफ सेल्स थे ओमैक्स लिमिटेड के, जहाँ पे एवरीबडी एस्पायर्स टू बी कि अब मैं हेड हो चुका हूँ, वहाँ पे इनके दिमाग का क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट इनको खींच लाया रियल एस्टेट ब्रोकरेज की तरफ। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, रियल एस्टेट ब्रोकरेज की तरफ। नाउ ही इज़ रनिंग अ कंपनी कॉल मिडास टच ग्लोबल, वेयर ही इज़ एस्पायरिंग कि वर्ल्ड वाइड प्रॉपर्टीज़ ये इंडिया में भी बेचें और इंडिया से बाहर भी बेचें, जैसे दुबई की, US की, ग्रीस, माल्टा। ही is dealing with all the different countries. Now, in this podcast, you will hear his journey. You may get inspired also to maybe switch your industry or switch the side you're working on, maybe from the broker side to developer side or maybe from developer side to broker side. Anything can happen to you. तो ये मैं disclaimer पहले आपको दे रहा हूँ, podcast बड़े ध्यान से देखें. So, let's welcome गगन मौला. थैंक यू सो वेरी मच विपिन जी। ये जो श्रृंखला आपने शुरू की है, जो मुहिम छेड़ी है ना, इसमें बहुत सारे लोग आए, मैंने सबको देखा है। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, जो मैसेज डिलीवरी आ रही है बहुत क्लियर है, चीज़ें बहुत अच्छी है। आई एम ओवरवेल्म्ड दैट आई एम हियर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, आई एम हैप्पी। एंड गगन, जब मैं आपको कॉल कर रहा था, आई वांटेड टू इनवाइट यू। आई डिडंट नो दैट यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल द पॉडकास्ट, सो दिस थिंग, बट आई एम वेरी हैप्पी। यू नो, when I thought about you, एक मेरे दिमाग में बहुत बड़ा
क्वेश्चन था, एंड आई थिंक दैट इज what is going to be the theme of this podcast, that people strive years and years, decade and decade, to be called head of something. Right. Okay. And in real estate, head of sales at a developer's position is a big designation. You achieved that within a decade. And I think in a couple of your roles, you were head of sales. And then when you, वहाँ से तो लोग पीक करते हैं, वहाँ से लोग बोलते हैं यार अब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, या फिर आई विल बी हेड ऑफ सेल्स, मार्केटिंग, सीआरएम और व्हाटएवर, डायरेक्टर लेवल पे जाऊंगा. जी. एंड यू आर एट द हेल्म, एंड दैट आल्सो इन गुड़गांव. एट दैट टाइम, फ्रॉम दैट पोजीशन यू डिसाइडेड टू चेंज साइड्स. Right. Well, it so happened as I started my journey in real estate. तो मैं ना कुछ जानता नहीं था कि क्या एकड़, क्या लेट्स से स्क्वायर फुट, कैसे ये चीज़ें होती हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था. मैं आया था इंटीरियर साइड से. इंटीरियर्स के अंदर में भी मेरा काम होता था टू आइडेंटिफाई कंपनीज ओवरसीज जो हिंदुस्तान में नहीं आई हैं और उनको हिंदुस्तान में लेकर के आया करता था. अच्छा. तो मैंने कुछ, which company was this and which year? Tuscany Verve Interiors, and this was let's say somewhere in 2010. Okay. So 2010 के अंदर में यूरोपियन मार्केट्स बहुत घूमी, ट्रैवल अच्छा खासा हो गया. स्कैवोलिनी किचन्स करके एक कंपनी होती थी जो मैं लेकर के आया हिंदुस्तान में. सो ऑन एंड सो फोर्थ में काम करता रहा. एकाएक कंपनी किसी वजह से बंद हो गई. मैं घर पे आ गया. अब घर पे आने के बाद में ना दोबारा से सेम पोजीशन के ऊपर में, जैसे क्या होता है कि अनऑर्गेनाइज सेटअप के अंदर में एचआर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है. हाँ. तो एचआर ने मेरे को बोला आकर के कि लोअर रोल से आके स्टार्ट कर लो. आई वॉज नॉट विलिंग. शादी हुई नहीं थी उस दौरान, एंड जज्बा बहुत ज़्यादा होता था कि मैं तो नहीं मानता जी. तो उस टाइम में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ. देन समबडी रिकमेंडेड कि यार तुम ना रियल एस्टेट में आ जाओ. मैंने कहा ठीक है, पिताजी अभी सरकार में है, एक आधा साल और उनका है, कहीं ना कहीं शायद सिफारिश से कोई नौकरी लग जाएगी. तो 2 महीने रियल एस्टेट के अंदर में आ जाता हूँ. तो रियल एस्टेट गलती से हुआ. अच्छा, 2 महीने के लिए आया था? हाँ, कि 2 महीने फाइनेंसेस रोल हो जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी. मैं भी किसी पिताजी सरकार में कहाँ थे? वो बैंकिंग में हुआ करते थे. ओके. तो उनका लास्ट टेन्योर था, लास्ट लेग था बिल्कुल करियर का. तो उन्होंने बोला कि यार गगन देख ले यार, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए. तो रियल एस्टेट से फिर शुरुआत हो गई. मैं रियल एस्टेट में आया, सीनियर्स वगैरह को देखता था. कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया सबसे पहले? स्टार्टिंग में आयरियो में आया. आयरियो. हाँ. तो आयरियो का बहुत एहसान है मेरे ऊपर. जो सिखाया है वो आयरियो सिखाया है, जो निखारा है वो M3M ने निखारा है. अच्छा. हाँ. तो आयरियो के अंदर में जाने के बाद सीनियर्स के साथ में मुलाकात करता था, बात करता था कि ये सिखाओ वो सिखाओ. तो कई बार ना मोटिवेट करने के लिए इंसान कुछ बोल दिया करता है. तो मेरे एक सीनियर ने मुझे बोलना शुरू किया कि यार तुम ना भावी सेल्स हेड होने वाले हो, तुम ऐसे काम करो और तुम वैसे काम करो. वो बात कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर में रह गई. अच्छा. तो एक गोल सेट हो गया. तो मुझे लगता है लाइफ के अंदर में ना ये सपने देखना, ये गोल सेट करना और वहाँ तक पहुँचने की प्लानिंग करना, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. तो फिर मैंने काम करना शुरू भी किया, सीखा भी सही, सब कुछ किया एंड ऑल दैट टाइप्स. अर्ली प्रमोशंस ली, करते करते कंपनी चेंज हुई, मैं सेल्स हेड तक पहुंचा. लेकिन एक सवाल मेरे साथ हमेशा चलता रहा, व्हाट नेक्स्ट. अच्छा, व्हाट नेक्स्ट. ओके. आगे क्या अब. तो ये भी रियलाइज़ किया कि कंपनीज के अंदर में सेल करते करते ना कहीं हम लोग कूप मंडूक हो जाते हैं. कहने का ये मतलब हुआ जी कि आप एक शेल के अंदर में हो, वही माल बेचना है. आयरियो में तो आयरियो बेचना है. हाँ. ठीक है, मालूम है आपको बाजार के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन आपने कुछ और करके देखा नहीं. अच्छा, रेजिडेंशियल कर रहे हो तो रेजिडेंशियल ही कर रहे हो, कमर्शियल कर रहे हो तो कमर्शियल ही कर रहे हो. फिर मैं M3M चला गया. M3M के अंदर में जाकर के नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड मिला मुझे. इतना ज़्यादा हुजूम, उन्हें संभालना, उनका काम करना. इट टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट सेल्स इंजन ऑफ रियल एस्टेट इन द कंट्री. द फीलिंग वॉज इट्स ब्यूटिफुल. हम सुबह सुबह निकल जाया करते थे घर से 8 बजे के आसपास, एंड 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना. रात को 10 बजे निकल रहे हैं, 11 बजे भी निकल रहे हैं, कुछ नहीं पता टाइम का, और मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. क्या हो रहा है. कितने साल? 3.5 साल मैंने आयरियो में काम किया, 3.5 साल ही लगभग मैंने M3M में काम किया. हाँ. एंड दैट्स वेयर यू सेड निखारा मुझे M3M ने. एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली आपने कि व्हाट नेक्स्ट. नाउ ये व्हाट नेक्स्ट की जर्नी रियल एस्टेट में आके शुरू हुई या रियल एस्टेट से पहले भी थी? बिकॉज आप रियल एस्टेट से पहले इंटीरियर्स में थे, इंटीरियर्स से पहले भी आपका कुछ और स्टिंट है. So, मेरी कहाँ पे व्हाट नेक्स्ट से शुरू हुई, या बचपन में ही हो गई थी, फादर ने बोला था? देखो, आई हैव बीन अ बैक बेंचर थ्रू आउट माई लाइफ व्हाइल आई वाज स्टडीइंग.
सो थोड़े नटोरियस होते थे, शरारती होते थे. Where were you studying? सो आई स्टार्टेड माई स्टडीज इन फरीदाबाद. दे गॉट कंप्लीटेड इन बॉम्बे. हाँ. तो थोड़ी मराठी बोलनी भी आ गई, थोड़ी गुजराती बोलनी भी आ गई. एंड देन पिताजी ही मूव टू सूरत, तो उनके साथ चले गए. फिर वापस आकर के फरीदाबाद के अंदर में एक छोटा सा घर हमारा हुआ करता था. रिटायरमेंट उनकी हो गई, लास्ट टाइम था. तो बैंकिंग में क्या होता है, लास्ट टाइम के अंदर में आखिरी साल के लिए आपको आपके नेटिव के पास भेज देते हैं. अच्छा, ओके. तो उनको सर्विसेज डिपार्टमेंट मिल गया आफ्टर डूइंग व्हाटएवर ही इज डन. तो घूम घाम करके हम लोग वापस आ गए. एंड आने के बाद में तो मैं एक ना मूवी से बड़ा प्रभावित हो गया था, लक्ष्य. हाँ, ऋतिक रोशन. उसमें क्या देखा था कि उसके जो पिताजी एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आर्मी में चले जाता है. ही वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड ही डिड व्हाटएवर ही इज डन. लेट्स से लाइक यू नो, उसने कमाल फिर जो भी किया उसके अंदर में. मुझे भी लगा यार मैं भी किसी के हिस्से की नौकरी नहीं खाऊंगा, पिताजी की सिफारिश नहीं लूंगा. कॉल सेंटर में चला गया. अच्छा. कॉल सेंटर में कहाँ पे? वी कस्टमर. एंड गुड़गांव? नो, इट वाज ऑन बदरपुर बॉर्डर. अच्छा. हाँ, नियर फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर के पास में ही था. तो वहाँ पे क्या रोल? वहाँ पे मैं टेक्निकल प्रोसेस में हुआ करता था. नेटगियर राउटर्स जो होते हैं उनकी सपोर्ट वगैरह करनी, फ़ोन के ऊपर बताना. और थोड़ा मेरा बैकग्राउंड भी BCA का था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस मुझे आते थे. तो आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग एल्स. तो लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. वहाँ मैंने अच्छा फ्लरिश भी किया एंड चीज़ें भी होती थी. पर वो दिन रात वाला सिनेरियो नहीं समझ में आता था कि रात को काम करना, दिन में रात को भी काम करना होता. हाँ, ओके. वो नहीं समझ में आता था. उसके बाद में आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड सॉफ्टलिंक एशिया. उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला. सो दे वर इनटू लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर बनाते थे लाइब्रेरी ऑटोमेशन के, और सरकार को दिया करते थे. अच्छा. तो राजस्थान गवर्नमेंट का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, जहाँ पे पिछड़े हुए इलाकों में जा करके देखना कि लाइब्रेरीज पहले तो है या नहीं है तो उन्हें डेवलप करवाना, फिर सॉफ्टवेयर देना. अच्छा. तो जर्नी ऐसे हुआ करती थी कि गाड़ी चला करके बीकानेर हाउस तक गए. गाड़ी रोकी, फरीदाबाद से बीकानेर हाउस गाड़ी रोकी. एंड देर आफ्टर बस ले ली वहाँ से जयपुर की. जयपुर से आगे दूसरी बस लेनी पड़ेगी आपको. लेट्स से एक जर्नी बताता हूँ कोटा की. कोटा से आगे ना वो ऑटो टाइप चलते हैं, आपने फेविकॉल की ऐड में देखा होगा कि बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं. तो बड़े वाले ऑटोज हुआ करते थे. मैं भी सूटेड बूटेड होकर के उस ऑटो में पहली बार लाइफ में बैठा. तो साथ में एक महिला बैठी हुई थी, उन्होंने अपना बच्चा मेरे ब्रीफकेस के ऊपर में रख दिया. एंड तो एक्सपीरियंस था लाइफ का, बड़ा मजा आया जी. करते करते फिर मैं फाइनली पहुंचा. देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड काला डेरा. शायद नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा. तो वहाँ जाने के बाद में मैंने अपना काम शुरू किया, लाइब्रेरी देखी. एंड देन देयर आफ्टर वो एकदम पिछड़ा हुआ इलाका, बिल्कुल. अगर आप बाहर भी देख रहे हो आपको वो मतलब पशुओं के कंकाल नजर आते हैं. और वहाँ पे लाइब्रेरी थी? वहाँ लाइब्रेरी थी, गवर्नमेंट स्कूल था जी. अच्छा. कन्या विश्वविद्यालय था. एंड तो उसके अंदर में लाइब्रेरी थी. तो उसको ऑटोमेट करने का हमें दारोमदार मिल गया. तो हमने करना शुरू किया जी. काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. होने के बाद में 5 बज गए शाम के. मैं वहाँ से निकलता हूँ कि वापसी की बस लेते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, दोबारा से जाते हैं, घर जाते हैं. तो मैंने पूछा ये ऑटो कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने बोल दिया अब तो ऑटो का टाइम ख़त्म हो गया जी. मैंने कहा अच्छा, तो फिर कुछ और टांगा वांगा कुछ चलता हो? मना कर दिया उन्होंने. तो मैंने पूछा यहाँ फिर कोई होटल वगैरह है तो मैं कहीं रुक जाऊँगा जी रात भर के लिए एंड फिर चला जाऊँगा. तो होटल तो नहीं है. कोई धर्मशाला नहीं है जी. तो मैं कहा क्या करूँ? कह रहे ये सरपंच का घर है जी, इनको जा करके पूछो. एंड दोज पीपल वर सो काइंड, आई टेल यू. उन्होंने मेरे को एक चारपाई दी, मच्छरदानी दी और अपने घर के अंदर में चूल्हे की रोटी खिलाई. एंड ऑल दैट टाइम वाज एन एक्सपीरियंस. नेक्स्ट डे मैं उठा, मैंने दोबारा से ऑटो पकड़ा, फिर जाकर के बस ली एंड देन देयर आफ्टर वापस पहुंच गया मैं. तो ये सब चीज़ें देखी. एंड करते 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 देयर आफ्टर इंटीरियर शुरू हो गया. इंटीरियर से पहले मैंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर चला गया. अच्छा. आई वॉज इन लीड्स बिजनेस स्कूल. मैंने यूके मैंने MBA करी, वापस आया, फिर इंटीरियर शुरू हुआ. MBA अगर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, अपने पैसे से की या फादर के? अपने पैसे से की. अच्छा. अपने पैसे से की. एंड जो पहले कमाया था वो मैंने सारा स्पेंड कर दिया वहाँ की लिविंग के अंदर. वहाँ जॉब नहीं करी. अच्छा. हाँ, आई एन्जॉयड देयर, आई हैड अ गुड टाइम. बट एक्सपोजर बहुत मिला वहाँ पर भी. फिर काम करने के बाद 1.5 साल के लिए मुझे लंदन स्टील प्लांट में नौकरी भी मिली. अच्छा. मैंने वो भी किया लंदन में. फिर लंदन में स्टील प्लांट किधर है? मिस्टर मित्तल का स्टील प्लांट है वहाँ. अच्छा. हाँ, लक्ष्मी मित्तल जी का. तो वहाँ से निकल करके वापसी आया. वापसी आने का भी रीज़न थोड़ा सा इमोशनल था. माय ग्रैंडफादर वाज ऑन डेथ बेड और उन्होंने बोल दिया मुझे कि यार तेरे से मिलने का दिल कर रहा है. आई वाज लाइक ये मोमेंट दोबारा तो आएगा नहीं, ये सब छोड़ देते हैं, चलते हैं वापसी. फिर दोबारा जाना नहीं हो पाया. एंड देन इंटीरियर्स की जर्नी स्टार्ट हो गई.
इंटीरियर्स की जर्नी में बड़ा मज़ा आया जी. वो दे वांटेड मी टू गो टू मार्केट ओवरसीज एंड आइडेंटिफाई सर्टेन ब्रांड्स व्हिच आर नॉट ऑपरेटिंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट एंड आई यूज्ड टू गेट देम ऑन बोर्ड. ओके. तो ये मेरा काम हुआ करता, बीडी का काम था. फिर उसके बाद में जब लेट्स से रातों रात कंपनी बंद हो गई, टेक्निकल से बीडी पे आ गए एकदम से. हाँ. सो व्हेन यू वर टेकिंग द रोल यू न्यू इट इज अ बीडी रोल. सो मैंने मार्केटिंग के अंदर में अपना जो MBA किया अच्छा, था वो MBA किए ही मार्केटिंग में इसलिए किया. था. अच्छा. हाँ. तो आई लव मीटिंग पीपल, लोगों से मिलकर बड़ा मज़ा आता था. जैसे मैंने आपको एक किस्सा सॉफ्टलिंक एशिया का सुनाया, काला डेरा का. मैंने IIM अहमदाबाद के अंदर प्रेजेंटेशन दी और वहाँ डील क्रैक करी थी मैंने. अच्छा. तो वहाँ से सेल्स की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी. IIM अहमदाबाद में ये Library लाइब्रेरी automation. की डील हाँ, क्रैक हाँ, करी थी. हाँ, हाँ. हमारा एक सॉफ्टवेयर होता था लिप्सिस के नाम से, वो जाकर के मैंने वहाँ पे दिया. वहाँ एक बड़ा अच्छा वाकया हुआ जी. वहाँ क्या हुआ कि प्रेजेंट करते करते आपके सॉफ्टवेयर में एरर आ गया जो आप बेचने आए हो. अब सोचो कि बंदा हाथ पर फूल जाते हैं. मेरा दिमाग चल गया वहाँ पे. हाँ. उसमें क्या होता है, जैसे एरर आता है तो एक विंडो खुल जाती है. उस विंडो के अंदर में लिखा होता है कि आपको ईमेल कहाँ भेजना है और उसका मैटर क्या है, एरर क्यों आया. मैंने अकस्मात बोल दिया, मैं दिस इज पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, ये एरर ऐसे नहीं आया है. ये आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं. दिखाने के लिए. नाउ यू विल गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली आवर सपोर्ट सिस्टम वर्क्स. वेरी गुड. और मुझे सिर्फ रिफ्रेश करना था और वगैरह चला गया वहाँ से. हाँ. सो इट टर्न आउट टू बी अ गुड शो. तालियां वालियां बज गई एंड ऑल दैट टाइप्स, और वो सेल हो गई. हाँ. वो मेरे जीवन की पहली सेल थी. IIM अहमदाबाद. IIM अहमदाबाद. हाँ. एंड वहाँ से फिर मुझे लगा कि यार सेल्स एंड मार्केटिंग करना चाहिए. मैं MBA करने बाहर निकला. मैं MBA करके वापस आया तो मुझे जॉब आते सार एकदम से ही कर्टसी माय फादर आई वुड से कि इंटीरियर्स में मिल गई. एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि जब अपने आप सेल हो जाती है, जी. अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बचपन में, बट मेरे जैसा बंदा तो कभी पढ़ाई की तरफ गया ही नहीं. तो आपने ऐसा क्यों सोचा, ऐसे क्या सोचा कि यार ठीक है सेल हो गई एंड दिस इज अ गुड साइड आई वांट टू गो इन, राइट. तो लेट मी गो एंड स्टडी. हाँ. स्टडीज की तरफ लोग इंक्लिनेशन क्यों रखते हैं? 2 रीज़न थे जी. एक तो मेरे पास में लेट्स से लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं थी उससे पहले. वो मुझे कुछ ना कुछ करनी थी और मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है. अच्छा, करनी थी. तो ये सेल्स होने के बाद में एक एनलाइटमेंट हो गई कि हाँ, चेतना आ गई कि यार सेल्स भी तू कर सकता है. दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन डू एंड दिस फील्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड सेकंड थिंग इज आई यूज्ड टू, मतलब मुझे पसंद था लोगों से मिलना. आई लव मीटिंग पीपल. जितने मिले उतना अच्छा है. अच्छा. जानो ये क्या करता है, ये क्या करता है. अब देखो जैसे मैं लैंग्वेजेस सीख गया, जैसे मला मराठी माहिती आहे. हाँ. ठीक है, चांगली माहिती आहे. तो मालूम है मुझे मराठी बोलनी आती है. तो गुजराती बोलनी आती है. अगर मैं मराठी गुजराती से नहीं मिलता तो शायद ये बोलनी नहीं आती. तो दैट्स हाउ. तो करते करते लेट्स से लाइक देन इंटीरियर्स हैपेंड एज आई सेड. अब इंटीरियर्स के बाद में ना मैं गया इटली के अंदर में भी रिमोट एरियाज में गया. देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड मॉन्टे लबाटे. अब लोग बाग जाते हैं, वो मतलब गोंडोला राइड्स करने जाएंगे, रोम जाएंगे, मिलान जाएंगे. मैं इंडस्ट्रियल एरिया में चला गया एंड टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. वहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, सी, एवरीथिंग वाज देयर एंड देयर वाज नो इंडियन पॉपुलेशन एज सच. एक दिन मेरी मीटिंग थी, फिर उनका कार्निवल शुरू होना था 3 दिन के लिए. 3 दिन मैं खाली एंड देन देयर आफ्टर कंक्लूड होने के लिए 2 दिन के लिए और रुकना था. तो आई डिड एंड आई वाज एबल टू क्रैक दैट. दैट वाज माय सेकंड लेट्स से सेल इन अ डिफरेंट फील्ड. हाँ, इन अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर. फिर वो करते 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 अकस्मात ये कंपनी टस्कनी वर्व इंटीरियर्स रातों रात बिकॉज ऑफ सम फादर सन लेट्स से डिस्प्यूट खत्म हो गई. नौकरी सिमिलर तबके पे नहीं मिली तो थोड़ा सा मुझे लगता था यार मैं DGM था, मैं DGM हूँ ना यार, अभी तो मैं नीचे क्यों जाऊँ. फिर रियल एस्टेट के अंदर मैं DM लेवल पे मान गया सिर्फ 2 महीने की सैलरी लेने के लिए कि किसी तरीके से फाइनेंसेस रोल करेंगे जी. एंड उसके बाद में पिताजी हैं भी सरकार के अंदर में, कैनन वगैरह कहीं पे नौकरी लग जाएगी एंड अच्छा जीवन चलेगा. हम भी बैठे होंगे साइबर सिटी के अंदर में, जैसे बाकी लोग घूमते हैं, साइबर हब एंजॉय करते हैं एंड ऑल दैट टाइप्स. तो वही दिखाई देता था चकाचौंध. तो रियल एस्टेट में आने के बाद में स्टार्टिंग में मेरे साथ 3-4 लोग और आए. तो क्या हुआ आयरियो में एंड दे ऑल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. तो आने के बाद में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि यार पहली सेल तो मैं ही करूँगा. थोड़ा सा मेरे को हो गया कि पहली सेल तो मैं ही करूँगा. सेम डे ज्वाइनिंग थी. हाँ, सबकी सेम डे ज्वाइनिंग थी एंड सारे अब काम में लग गए हैं. तो मैं पहली सेल करूँगा जैसे भी होगा. आता नहीं था ज़्यादा कुछ भी. तो हमें डायरेक्ट क्लाइंट से मिलने के लिए बोला कि इनिशियल सिर्फ मैप पे तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है. आयरियो की सेल्स गैलरी वॉज वेरी नाइस, वेरी स्ट्रक्चर्ड. तो एक कोने के अंदर में एक लोकेशन मैप हुआ करता था. आप क्लाइंट के आने के बाद में उनको 10-15 मिनट के अंदर सेक्टर 61 वाली सेक्टर 61 वाली 61 वाली हाँ 61 वाली एकदम रोड पे. लोकेशन बहुत अच्छी थी तो डायरेक्ट क्लाइंटल बहुत आता था. तो उनको एक लोकेशन मैप एक्सप्लेन करने के बाद में आप लेवल 2 सपोर्ट को हैंड ओवर कर दोगे जी. ठीक है. तो ये काम शुरू हो गया.
करते 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 साइट विजिट्स करनी शुरू करी कि हाँ भाई ग्रैंड आर्ट जा रहे हैं जी, ग्रैंड आर्ट देख के बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, किसी क्लब में बॉलिंग वाली हो सकती है उस टाइम पे, उस दौरान देख करके बड़ी बात थी कि एमिनिटीज़ इस लेवल की भी हैं। तो समझ में आ गया कि हाँ धीरे धीरे करते करते कि रेजिडेंशियल सेल्स के अंदर में ना दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल विद इन 4 वॉल्स एंड लाइफस्टाइल विद इन द पेरीफेरी। यानी कि 4 वॉल्स आपकी अपनी 4 दीवारी, आपका अपना फ्लैट अपार्टमेंट, आप जो भी एक्सपीरियंस उसमें पा रहे हो, और विद इन द पेरीफेरी एमिनिटीज़, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। Then I started, let's say, like, interacting even more with clients. यही कॉन्सेप्ट बेचना शुरू कर दिया आपने? यही कॉन्सेप्ट बेचना शुरू कर दिया, सेल हो गई जी। There was a pilot from Air India, Mr. Radheshyam Arora. I still remember that client. क्या प्रोडक्ट की सेल की? ग्रैंड आर्ट्स के अंदर, हाँ, 2 bedroom duplex बेचा मैंने। आपके पीछे ही है ग्रैंड आर्ट? 1632 स्क्वायर फीट। Yes, yes, I got nostalgic as I came here. So, तो सेल हुई जी। सेल होने के बाद में मुझे लगा कि यार अब तो और काम करना चाहिए। तो मैंने ना मतलब जोशो खरोश के अंदर में ग्रैंड आर्ट्स के 755 अपार्टमेंट सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के देख लिए। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्या रीज़न था, क्यों था, जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड ऑल दैट टाइप्स। इंटरेस्ट आना शुरू हो गया रियल एस्टेट में। अब मन नहीं था कि पिताजी, ये वो पहले 2 महीने में ही था? पहले 2 महीने में था, जिसकी आप सैलरी लेने आए थे? हाँ। तो अब मज़ा आ गया यार, ये तो चीज़ें ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने रियलाइज़ करी कि मेरे हिसाब से इंसान के लाइफ साइकिल के अंदर में जो सबसे महंगा प्रोडक्ट वो खरीदेगा ना, वो उसका घर ही होगा। वो रियल एस्टेट है। हाँ। भले ही वो लंबोर्गिनी चला रहा है या आस्टन मार्टिन चला रहा है, व्हाट्सएप, उससे महंगी रियल एस्टेट होगा, उसका महंगा उसका घर होगा जी। दिस इज व्हाट आई रियलाइज, देन आई फेल्ट प्रिविलेज्ड कि यार ये तो कमाल है। मतलब अकस्मात ही 2 महीने की सैलरी के लिए मैं सेल्स करना चाहता हूँ और मुझे यार विश्व का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिल गया। हाँ। तो आई फेल्ट नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन आई स्टार्टेड, लेट्स से, लाइक माय जर्नी। देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैंने बहुत अध्ययन किया कि अगर सपोज ये आर्किटेक्ट्स हैं तो उन्होंने पीछे क्या किया हुआ है, एंड ये आगे फर्दर किस डिज़ाइन पे काम करते हैं, अच्छा मिनिमलिज्म पे काम करते हैं, अच्छा इनकी तर्ज क्या होगी काम करने की, कल को इंटीरियर कास्ट होगा तो कैसे होगा, वो सारी इकाइयों को मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। इट हेल्प मी इन अ वे। Do you think that this detailed work had anything to do with your masters? That's a very tricky question to be honest. But हाँ, क्लाइंट हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत हेल्प हुई। मास्टर्स के अंदर में देयर वाज अ सब्जेक्ट लाइक हाउ टू हैंडल द कस्टमर। ना कस्टमर कैन बी ऑफ एनी मूड, लाइक वो खुश भी हो सकता है, वो नाराज़ भी हो सकता है, वो डांट खाया हुआ भी हो सकता है, वो लेसे नॉलेजेबल भी हो सकता है, वो नॉलेज होने का दिखावा भी कर सकता है, वो अज्ञानी भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है। आप सबको एक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो हाँ, मेरी पढ़ाई का ये रोल तो डेफिनेटली था इस चीज़ के अंदर में, बिकॉज पीपल से कि यार एक स्टैंडर्ड पिच नहीं हो सकती, पर मुझे ये लगता था कि स्टार्टिंग के लिए ना अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ में छोटी मोटी एक स्टैंडर्ड पिच हो सकती है। भाई बिकॉज अगर सपोज आपको गुड़गांव देना है और गुड़गांव के अंदर में कुछ देना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गुड़गांव के अंदर में उत्पत्ति रियल एस्टेट कैसे हुई, कैसे होगी, और क्या वेरिएंस आए यहाँ पे, क्या चीज़ें चेंज हुई, और फिर उसके बाद में जाकर के अपनी बात करनी है। कंपटीशन को अगर किल करना है तो नाम नहीं लेना, आप अपनी बढ़ाई कर सकते हो, दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। हाँ, सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का तो मुझे हेल्प हुआ पढ़ाई से, अपने अध्ययन से, डेफिनेटली यस। ओके, एंड देन वेयर वाज द पॉइंट वेयर यू थॉट, कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, कि लेट्स स्विच फ्रॉम, so like you were head of sales, your last assignment was Omax Limited, yes. Omax Limited, you were head of sales. Yes, I was. And Omax was doing very well. Yeah. Is doing very well as well. Right. And you're doing very well. Right. Then how come? So देखिए क्या हुआ, Omax के अंदर में भी हम लोगों ने चांदनी चौक के अंदर में काम करना स्टार्ट किया। रिमार्केबल प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा बाजार, शाहजहां के टाइम का बनाया हुआ अपनी बेटी के लिए, एंड लेट्स से लाइक इतने बड़े बाजार के अंदर में अथाह लेट्स से लाइक लोग बाग काम कर रहे हैं। होलसेल का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वहाँ पे। वहाँ एक क्यूरेटेड बुटीक 4.5 एकड़ का लेट्स से लाइक ऑर्गेनाइज रिटेल स्ट्रक्चर बना करके हम लोगों ने तैयार किया। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मोस्ट पीपल व्हेन ओमैक्स चांदनी चौक वाज लॉन्च्ड, पीपल थॉट कि अच्छा शो रिटर्न मिल जाएगी, किराया मिल जाएंगे, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। हाँ, Nobody thought कि वो प्रोडक्ट चल सकता है। राइट। लोग बाग ने रियलाइज़ नहीं किया कि वहाँ पे जो फुटफॉल की गरिमा है ना, अगर आप उसको देखोगे, हिंदुस्तान के अंदर में नंबर 2 पे आता है वो मेट्रो स्टेशन जो मॉल के साथ में लगा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से लाइक फुटफॉल कमिंग देयर। वाओ। अब आप इमेजिन करो, एक दिन में कितने लोग आते होंगे? 1.25 लाख के आसपास। 1.25 लाख। आप इमेजिन करो, उस बाजार में तो लोगों ने आना है।
और जो लोग आ रहे हैं काम कर रहे जा रहे हैं उनके बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे किसी को एसी नहीं मिल रहा, नहीं मिलता किसी को इफ देयर इज अ यू नो इट्स लेट्स आई थिंक टू से कि नेचर्स कॉल भी है ना, देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट, कुछ नहीं है, तो वेयर वुड पीपल गो? कुछ नहीं है। तो इट हैज फिल्ड सच अ गैप, आई टेल यू, इतना बढ़िया गैप इस मॉल ने फिल किया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आज द मॉल इज डूइंग वंडर्स, इट्स डूइंग वेरी गुड। तो वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया, सारा कुछ किया एंड इंटरनेशनली भी इस प्रोडक्ट को बेचा। बिकॉज मैं ये देखता था कि मेरी जर्नी के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, अब ऐड करते जाते थे, वो मैं ऐड करता था धीरे धीरे करके कि हाँ भाई ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जिस टाइम पे मुझे लगा ना कि सारा कुछ तो हो गया है, अब आगे क्या करना है, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार अब कुछ अलग करते हैं। लेट्स सी दैट यू नो कि गुड़गांव के अंदर में क्या ऐसा गैप है जो पूरा नहीं हो रहा है। There was nobody, rather very very less people who are working on a forum कि जो ग्लोबल रियल एस्टेट लोगों को पिच करें। अच्छा, That was my idea. तो अब सवाल ये आता है कि इसकी that is जरूरत why नहीं, Midas touch global. correct. That's why Midas touch global. तो ग्लोबली कैसे लेट्स से लोगों को बताएं कि रियल एस्टेट की ये भी चीज़ें हैं। आज देखिए दिस इज द एरा ऑफ इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन आपके सेलफोन के अंदर में भी है, सब कुछ है, ठीक है। क्लाइंट सब जानता है, क्लाइंट समझदार है, सब कुछ पता है उसको। And there's a very good thing written by an author called Neil Rechem. He says that you know कि spin selling होनी चाहिए. Gone are those days when sales people used to be talking brochures. हाँ, स्पिन सेलिंग क्या होती है? स्पिन सेलिंग बेसिकली क्या है कि आपको क्लाइंट के साथ में एक रिलेशनशिप में जाना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, इमीडिएटली प्रोडक्ट पे नहीं आ सकते हो, आप समझो साइकी क्या है, चाहता क्या है, क्या करना है, एंड देन देयर आफ्टर लेट्स लाइक यू नो एग्जीक्यूट करो आप अपने सोल्यूशन को विद रेफरेंस टू व्हाट यू हैव टॉक्ड अबाउट। हाँ, सो दैट्स कॉल्ड स्पिन सेलिंग, ठीक है जी। तो नील रेखम जी बोलते हैं कि जो ये जो टॉकिंग ब्रोशर होते हैं ना सेल्समैन, कि मैं इससे आया हूँ, मैं यही है एंड ऑल दैट टाइप, जैसे वो वेलकम मूवी के अंदर में वो बोलता था कि हाँ भाई ये हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर है, मेरी एक टाइम, ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और कहीं ना कहीं जिस टाइप का मोमेंटम रियल एस्टेट में चल रहा है ना, लोग बाग नहीं करते हैं, वो बोलते हैं ऐसे ही बिक रहा है, क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। अब यार इसको मैं ग्रोथ नहीं मानता, हाँ, ठीक है जी, ग्रोथ, इसको मैं सेल नहीं मानता, सेल भी नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सेल तो बाजार करा रहा है, बाजार करा रहा है। तो आपका रोल क्या हुआ जी? अगर सपोज एक दाम उठा के किसी को देना है तो आई एम सॉरी टू से वो तो वॉचमैन भी कर सकता है, आपके अंदर में क्या फर्क हुआ? तो नॉलेज क्वोशंट का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। समझो पॉलिसीज़ क्या होती हैं, समझो रेरा क्या कर रहा है, क्यों बना, क्यों नहीं आया, आप प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी क्या क्या कर रहे हो, आप किस ग्रेड का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उस मटेरियल को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज घरों के अंदर में भी ग्लास फसाड वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो क्या वो पुराना सिनारी तो नहीं देखोगे ना जहाँ पे दीवारों से पपड़ियाँ उतर रही हैं और आप बोल रहे हो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लोग बाग नहीं समझते इन चीज़ों को, नहीं समझते तो ज्ञान आगे दे भी नहीं पाते। तो आपने बोला ग्लोबल, उसमें कोई पिच नहीं कर रहा। ग्लोबल का मतलब you are selling products from all over the world? Correct. So we are let's say like in a city called Millennial City. ठीक है, ये लोग जानते हैं सरकार में what is there in the vogue, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इनको सब कुछ पता है, ज़माने का सारा कुछ इनको इल्म है अच्छा खासा। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी तो कोई ना कोई जरिया होना चाहिए ना। तो मुझे वो गैप फिल करने का बहुत मन है। अभी तक देखिए यहाँ से दुबई की सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पर क्या क्रोएशिया, माल्टा, ग्रीस, मेलबर्न, मेफेयर, लंदन, यूएस, क्या यहाँ पे सेलिंग हो रही है? लोग बाग को नहीं पता कि इन टुडेज टाइम जहाँ नॉर्मल 3 BHK 4 BHK 5, 6, 7 करोड़ कुछ भी वैल्यू नहीं, आम बात हो गई है, 5-6 करोड़, आम बात हो गई है। 10 करोड़ रुपए दे करके आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है यूएस में, अगर आप रियल एस्टेट के अंदर में H1B वीजा से। करेक्ट। वेरी फ्यू पीपल नो दिस, सो आई वांट टू ब्रिज दिस गैप। Okay. So with this mindset, I opened this company called Midas Touch Global. Okay. So you want to sell most of the products from outside, or you want to do sales over here as well? देखिए गंगोत्री यमुनोत्री यही है, गुड़गांव ही है। तो गुड़गांव से ही सारी उत्पत्ति स्टार्ट हुई है। तो आई डोंट वांट टू लीव गुड़गांव। तो गुड़गांव से ही स्टार्ट करना है, धीरे धीरे कर करके लोगों को ये सारे सोल्यूशंस देने हैं, एंड फिर क्रॉस सेलिंग भी करनी है, ग्लोबल गेटवेज खोलने हैं किसी तरीके से। अगर दुनिया छोटी है तो रियल एस्टेट में तो छोटी हो सकती है ना, ये करना है, ये करना है। वेरी गुड। बट क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इन द सेंस फ्रॉम बीइंग ऑन द डेवलपर साइड, हेड ऑफ सेल्स, और अब मैं इस इंडस्ट्री से हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ, एंड प्रायर टू कमिंग इनटू रियल एस्टेट आई हैड माय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज वेल। राइट। तो जब आप एक रियल एस्टेट सो कॉल्ड कंसल्टेंट बोल लो, ब्रोकर बोल लो, प्रॉपर्टी डीलर बोल लो, कुछ भी वर्ड बोल लो, कस्टमर के पास जाते हो ना, तो पहली चीज़ आपको अपनी ईगो शेड करनी पड़ती है। 100%। और
जितनी ईगो शेडिंग इस रोल में है मेरे ख्याल से किसी और ट्रेड में मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एंड आप जिस साइड थे वो वाली साइड में गगन, हेड ऑफ सेल्स में क्या होता है, एक कॉलर ऊपर होते हैं जी, ठीक है, कुछ भी कह लो, एक कॉलर ऊपर होते हैं, आप उसको समझो या ना समझो, फॉर द पर्सन ऑन द अदर साइड वेदर इट इज अ क्लाइंट और अ ब्रोकर, यू आर समबडी हु कैन मेक श्योर कि ये 10 लाख ऊपर जाएंगे या 10 लाख नीचे जाएंगे, राइट। एंड फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड व्हाट इज द डिफरेंस? ये कुछ हिचक नहीं आई दिमाग में? मुझे 1 साल लगे डिसीजन लेने के लिए। अच्छा। तो ये डिसीजन इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैप के अंदर में था, जो 1 तारीख का सैलरी वाले मैसेज का ट्रैप होता ना, मैं उसमें था। बट कमांडमेंट्स भी फॉलो कर रहा था एट द सेम पॉइंट टाइम। अब जैसे दुनिया का मन चंचल है, मेरा मन भी बहुत चंचल है जी, और दिमाग भी कहीं ना कहीं काम करता है। मुझे भी अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने हैं। कुछ जगहों पे हामी मिलती है, कुछ जगहों पे नहीं मिलती है। तो आई वांटेड माय ओन कैनवस, आई वांट टू पेंट इट द वे आई वांट। दैट वाज द मेन थिंग। दैट वाज द मेन थिंग। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नौकरी के अंदर में ना सिर्फ हाँ ना कर करा करके आप आगे चल रहे हो और बिल्कुल ईगो को शेड करना है। ये तो मेरे घर से ही स्टार्टिंग से हमें सिखाया गया है कि आपकी प्रवृत्ति पानी की सी होनी चाहिए। अच्छा। जिस चीज़ में डालो आप वैसे ढल जाओ, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एज आई सेड, लाइक यू नो, आई हैव सीन दोज टाइम्स ऑल्सो कि काला डेरा जा करके लाइब्रेरी का काम करना और फिर वो मच्छरदानी लेकर के सो जाना एंड ऑल दैट टाइप्स, ये सब तो देखा है। देर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई हिचक नहीं है। कोई सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, हम सारे सर्विस करनी है, तो गुमान रखना ही नहीं है, ईगो रखनी ही नहीं है। डिफरेंस क्या है? मैसिव डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बताऊँ कि अब मेरा काम मुझे खुद करना है और लोगों से भी करवाना है। करवाने वाला काम तो मैं करता आया हूँ। अब अपने दिमाग की सारी उपज को मैं डाल दूंगा धंधे के अंदर में। 1 हफ्ता हुआ है ऑफिस स्टार्ट किया हुआ है, मज़ा बहुत आ रहा है। स्टार्टिंग के अंदर में तो काम ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एडमिन का काम हो रहा है जी। अभी तो कॉफ़ी मशीन आ रही है, अभी तो ये हो रहा है, अभी तो वो हो रहा है, ऑफिस इज गेटिंग स्पूस्ड अप। How many people have you hired to begin with? So 8 people are already there, and including me and my partner, you can say somewhere nearby 11, including the pantry boy. ठीक है जी, 11 लोग हम लोग हो चुके हैं। एंड मेरे पास में जो कैपेसिटी है समवेयर नियर बाय 20 odd people would be there to begin with. एंड देन जो ईश्वर कराएगा ठीक कराएगा। हाँ, तो एक बात बताओ कि उसको कैसे मैनेज कर रहे हो कि फर्स्ट को सैलरी आ जाती थी, अभी ब्रोकरेज का तो पता ही नहीं कि ब्रोकरेज का पता नहीं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल कुछ भी हो सकता है। तो और हो सकता है जो आपने एक्सेल शीट में भरी हो उससे आधी आए। तो ये जो 1 डेकेड का जो काम था ना जी, मोर देन अ डेकेड, ये 12-13 साल का जो काम रहा, इसने एक बैकअप तो मेरे को दिया। कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी जी, एंड सरप्लस तो नहीं हुआ करता था कुछ भी, तो म्यूचुअल फंड्स, दिस एंड दैट, एंड ऑल दीज थिंग्स वर डन फॉर रेनी डेज। अच्छा। हाँ, नाउ द रेन हैज अकर्ड। आई नो। नहीं, ये तो रेन आपकी अपनी बुलाई हुई है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। महाभारत में भी तो अर्जुन बाण मारता था तो बारिश होती थी ना, वो रीजन से होती थी। तो रीजन मेरा क्रिएट किया हुआ है, बट आई विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। तो व्हाट आर पीपल सेइंग अबाउट इट? क्या फर्क पड़ता है सर, टू बी ऑनेस्ट? हाँ, फर्क तो नहीं पड़ता, पर फिर भी बोल क्या रहे हैं? देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बड़ा बोल्ड मूव है, कुछ लोग सामने से कह देते हैं कि यार आपने बड़ा अच्छा किया जी, आपने बड़ा अच्छा किया, एंड कुछ और बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। तो इस बात पे ना किसी ने बड़ी अच्छी 2 लाइनें बोली हैं। कहता है कि यार एक महफिल में तैयारी हो रही थी मेरे कत्ल की, मैं अंदर गया तो बोलते हैं क्या लंबी उम्र है तुम्हारी। तो लोगों का तो काम है कहना। तो लोग तो कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। And but the kind of appreciation what I'm getting from the developer side, as I've worked very closely with the people and people have moved from one company to another, ऐसा लगता है कि मैं नई जगह पे नहीं जा रहा हूँ। मुझे वो कंफर्ट बहुत मिल रहा है, मुझे वो प्यार भी बहुत मिल रहा है। The moment I have posted this thing on LinkedIn that you know this company called Midasters Global has started, I got a lot of calls from the broker fraternity as well, and to congratulate me, and from the developer fraternity as well. तो कहीं ना कहीं तक तो गैप ब्रिज होना शुरू हो चुका है। देखिए, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ टेल मी वन थिंग, the experience you gained as being on the other side, means on the developer side, how is that going to be a game changer? In the sense, जो कभी डेवलपर साइड में रहा नहीं ब्रोकर, उससे आपके पास एज कैसे है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है टू बी ऑनेस्ट। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप डायरेक्टली कभी भी ना स्कूल के अंदर में 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ सकते। शुरुआत आपको नर्सरी से ही करनी होगी। तो ये जो मेरा डेकेड का सफ़र है ना, मैंने नर्सरी से लेकर के 12वीं तक पहुंचने का सारा सफ़र बखूबी निभाया है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग।
ठीक है, तो इट इज हेल्पिंग मी इन अ बिग वे. नाउ द वे वी कैन कंडीशन and the way we can condition for his upliftment of the wealth and everything else, it is helping His me means out. your clients. My clients. His or my clients. So yes. that knowledge is what is your main strength. You यही ब्रह्मास्त्र है. यही ब्रह्मास्त्र. Now, one more thing. Will you be averse to certain developers or certain products? और ये कई बार ज़्यादा नॉलेज वो हो जाती है ना. हाँ बिल्कुल ठीक है. ओवर एनालिसिस इज पैरालिसिस. हाँ. बट मुझे लगता है लिमिटेड एनालिसिस इज अगेन पैरालिसिस. हाँ. ठीक है. येस लेट्स से लाइक थोड़ा बहुत तो मैं देख करके ही करूँगा कि कहाँ पर अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होने वाली है. फॉर इंस्टेंस एज वी स्पोक, तो हमने प्री रिलीज एसेट के बारे में बात करी. जो जगह चल गई है वो चल गई है ना. कम रिटर्न के अंदर में संतोष करेंगे ना, लेकिन मालूम है ना इतना आएगा और हर 3 साल बाद 15% का इजाफा मिलेगा ही मिलेगा. तो क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं आज के डेट में खुश हैं. वाई? बिकॉज पीछे इतने सारे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं जहाँ पे लोगों ने कहते हैं कि अपने हाथ जलाए हैं एंड ऑल दैट टाइप्स. तो पीपल आर लेट्स से लाइक मोरलेस. सो प्री लीज में एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए और क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए गुड़गांव जैसी जगह? सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट. मैं क्या डालूंगा जी और क्या लेकर के जाऊंगा. गुड़गांव जैसे शहर के अंदर में, फॉर दैट मैटर कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर में 5 से 7% तक का आपको रिटर्न मिलता है. 7% ऑन द हायर साइड. ठीक है. यहीं कहीं आपको वो स्टार्टिंग के अंदर में 5%, 5.5% के आसपास में कोई चीज़ मिलती है ना, तो हंस के लेना चाहिए. तो फिर एग्जिट किस पे करोगे अगर समझो 5% में एंटर किया किसी ने? देखिए, आपके पुराने पॉडकास्ट में जो मैंने ऑलरेडी देखे हैं, फॉर दैट मैटर हर बंदे का एक चीज़ कहना है कि रियल एस्टेट का साइकिल ना 7-8 साल का तो है. हाँ. तो वो डिपेंडेंसी अपने ऊपर में लग करके चले. इतनी होल्डिंग कैपेसिटी इंसान की तो होनी ही चाहिए. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, हर 3 साल बाद अगर सपोज 15% के इजाफे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेट इंक्रीमेंट इंसान लेता रहेगा और अपना एग्जिट भी निर्धारित होता रहेगा. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. और अगर लेना है नहीं लेना है, दैट इज हिज कॉल. बट देयर आर सर्टेन पीपल स्पेशली फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट्स, वो फ़ोन करके बोलते हैं कि कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि यार 9% की कोई चीज़ दिलाओ. हाँ. 9% की चीज़ मिलती है क्या? हाँ, दुबई में. अच्छा, दुबई में. दैट्स व्हाई ग्लोबल. दुबई में 9% में क्या मिलता है? दुबई के अंदर रेजिडेंशियल के ऊपर में 9% डील मिल जाती है आपको. वहाँ पे रेंटल्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दुबई मार्केट. रेंटल्स आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. हाउ? एरिया वाइज कंट्रोल करते हैं वो. एरिया वाइज भी कंट्रोल करते हैं. अभी पीछे गल्फ टाइम के अंदर में एक इश्तेहार आया था जिसके अंदर कैसे कंट्रोल करते हैं वो आपको बताते हैं कि जिस एरिया के अंदर में आपने प्रॉपर्टी कर दी है और जहाँ पर विकास आ चुका है, वहाँ पर रेंटल्स किस हिसाब से होने चाहिए. अच्छा. डेवलपर की कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूलाज वहाँ फेल होते हैं. तभी हमें जा करके जो यहाँ पे हम बताते हैं लोगों को, या ROI ड्राइव करने के फॉर्मूलाज दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं वहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव साइड है कि आपको 9 से लेकर 11% तक भी मिल जाता है अगर आपने पुराने टाइम में सस्ता खरीदा हुआ है तो, और होल्ड किया है, एग्जिट नहीं लिया है. ओके. फॉर इंस्टेंस ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बातचीत हो रही है कि अगर आपने किसी ने 4 करोड़ रुपए लगाए तो 9% मतलब उसको 4 लाख रुपए महीना मिल सकता है. मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा. मैंने कोविड टाइम के अंदर में किसी को रिकमेंड किया जी दुबई जाने के लिए. वो बंदा हुआ है, उसका अकस्मात ही मेरे पास 4-5 दिन पहले फ़ोन आया. कह रहा है गगन तेरी सलाह बिल्कुल ठीक थी. मैंने पूछा क्या हुआ जी? कहता मैंने 8,35,455 दिरहम का एक अपार्टमेंट खरीदा. इंडियन रुपी में कितने हुए? इंडियन रुपी में अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम की करेंसी वैल्यू देखते हुए 2.25 करोड़ के आसपास. 2.25 करोड़ के 1 BHK लिया उसने. ठीक है. तो मैंने उससे पूछा क्या था इसके अंदर में. कहता यार एक तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा था. क्या हुआ? 10% दिया और रजिस्ट्रेशन करवा ली. वहाँ इनिशियल वैल्यू पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है. दे बिलीव इन यू. ठीक है. दूसरा, साथ में कहता है कि 1 साल बाद पोजीशन भी मिल जाएगी, टावर तैयार हो जाएगा. तो 25% पे रजिस्ट्री और पोजीशन दोनों हो गए और किराया शुरू हो गया. 25% देके किराया शुरू हो गया. ओके. दिस इज कॉल्ड पोस्ट हैंड ओवर प्लान, जो वहाँ पे होता है. तो उसके बाद 1 साल बाद 25% देना है, फिर 2 साल बाद 25% देना है, फिर 3 साल बाद 25% देना है. तो लोन वोन लेने की जरूरत ही नहीं थी. और लास्ट 25% तो उसका किराए से ही ऑफसेट हो गया. उसने मुझे बताया. तो मैं पूछा आप क्या किराया चल रहा है? तूने तो उस टाइम पे ली थी. कहता 85,000 दिरहम मिल रहा है मुझे साल का. तो 8,35,455 दिरहम की चीज अगर आज आपको 85,000 किराया दे रही है ना, इंडियन रुपीज में बताओ. आता हूँ. 2.25 करोड़ रुपए की चीज ली. ठीक है. और आज किराया कितना दे रही है? हम इसको इसी में ही देखते हैं, एक बार दिरहम में ही देखते हैं.
अगर सपोज आप इसको ऐसे लो 8,35,455 के एवज में अगर आपको 85,000 का किराया मिल रहा है सालाना, तो 12% 12% हो गया, ऊपर ही रिटर्न हो गई। लेकिन उस टाइम में जब उसने खरीदा था तब दिरहम चलता था आपका 18 से 19 रुपए के आसपास, और आज 23 रुपए। आज 23 रुपए। तो एक तरह से उसकी रिटर्न 15-16% हो गई। ओके, मगर अगर स्ट्रेट मेथड में भी लगाओ, आज अगर कोई इन्वेस्ट करता है वहाँ पे, तो आप बोल रहे हो 4 करोड़ पे अगर लगाए तो उसको 36 लाख रुपए साल का किराया आ जाएगा, मतलब 3 लाख रुपए महीना आ जाएगा आराम से। आराम से। और इसमें कोई अप एंड डाउन, क्योंकि कई बार दुबई ना, समटाइम्स व्हेन यू लुक एट दुबई, the way it happened in 2008 and the crash happened, and at that time we were not able to sell anything. Do you think it is a kind of bubble being created over there, or what? So why is it's just going crazy? तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये बोलती है जी कि संसार में कुछ भी हो रहा है ना, ये जगह प्रॉस्पर कर रही है। अच्छा, तो पीछे क्या हुआ? हाँ, या रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ जी, रशियन इन्वेस्टमेंट उठ करके यहाँ पहुँच गई, एंड दे फ्लरिश लाइक एनीथिंग। वी ऑल नो द इजराइल स्टोरी एज वेल। यस, इजराइल एंड पैलेस्टाइन। नाउ लेट्स से लाइक वहाँ से भी फंडिंग आनी शुरू हो चुकी है। कहाँ से? इजराइल से आनी शुरू हो चुकी है। यूके से फंडिंग आ रही है। वी नो दैट लाइक रिसेशन इज समथिंग व्हिच इज क्रॉपिंग अप। यूके से आ रही है, यूएस से आ रही है। फॉर यूएस एंड यूके तो द रिसेशन इज आउट देयर राइट नाउ। इट्स आउट देयर। सो नाउ लेट्स से लाइक पीपल आर मूविंग टू अ बेटर प्लेस। दे वांट अ टैक्स हेवन, कि हाँ भाई टैक्स की इम्प्लीकेशंस ना आए। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर टैक्स की इम्प्लीकेशंस नहीं है, कैपिटल गेन्स के सिनेरियो नहीं है, चीज़ें नहीं है, इट्स अ नो ब्रेनर। बट टेल मी वन थिंग, नाउ तो देयर इज सम टैक्स ना इन दुबई। देखिए अभी वैट आया है, वैट आया है और इवेंचुअली कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा वहाँ पे। चीज़ें होंगी, वैट इज देयर, तो 5% वैट है वहाँ पे। इफ़ यू let's say compute with Western nations, it's way higher. In comparison with India also, it is let's say India again is on the higher side for that matter. Yeah. And then currency again is playing a role. If you talk about any Indian to let's say deploy their funds there in Dubai, so it makes a lot of reason to go there. Okay. Yeah. Okay. So you would vouch for Dubai? Definitely. Definitely. Okay. Which now you also spoke about Greece and पोर्चुगल एंड इवेंचुअली लाइक शुरुआत क्या करनी है जी, घर ठीक करना है। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, गुड़गांव से स्टार्ट करके दुबई साथ साथ चल रहा है। वो करने के बाद में thereafter ये कुछ मार्केट्स ऐसी हैं। हाउ कम यूरोप, डू यू थिंक यूरोप, ग्रीस, क्रोएशिया, in my view, I don't see a growth in those countries. See, I tell you what, for business, Dubai I still agree, but Greece, Croatia में क्या है ऐसा? देखिए 2 चीज़ें हैं, जहाँ पे रिसेशन आ रहा है ना, वहाँ पे काम का स्कोप भी कहीं ना कहीं बढ़ता भी है एट द सेम पॉइंट टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ओके, ठीक है, कि किसी ने खेती बाड़ी करनी है, किसी ने कुछ करना है, किसी ने कुछ करना है। हिंदुस्तान में सारे लोग हैं, सब लोग हैं, एंड पीआर एक ना लो हैंगिंग फ्रूट है सबके लिए, सबको चाहिए। बहुत लोग हैं एटलीस्ट स्पेशली पंजाब इफ यू लुक एट, तो पीआर को बहुत तवज्जो देते हैं कि हाँ यार साथ में मिल रही है। इफ दिस थिंग इज एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट, जैसे क्रोएशिया में अगर पीआर चाहिए हो तो कैसे मिलेगी? तो यू हैव टू स्पेंड सम मनी ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। देयर आर डिफरेंट एरियाज जहाँ कितने एक अगर क्रोएशिया में कितने पैसे में पीआर मिल जाएगी? आप मान लीजिए समवेयर नियर बाय 1.5 करोड़ ऑनवर्ड्स आपको पीआर मिलने शुरू हो सकती है। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस की प्रॉपर्टी ले लो और आपको पीआर मिल जाएगी जी क्रोएशिया के अंदर में। ओके। इटली के अंदर में कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं कि यहाँ पे वो आपको पैसे वापस देंगे जाने के बाद आपको पैसे वापस। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज लाइक वेस्ट का एज मीडियन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एंड इंडिया हैज लेट्स से लाइक यंगर पॉपुलेशन। द बिगेस्ट रिसोर्स व्हाट वी हैव इज मैन पावर। बट काम क्या करेंगे वहाँ जाके? अब ईच वन टू देम। अगर सपोज वहाँ पे बैरन लैंड्स मिल जाती है या फिर नॉर्मल लैंड्स मिल जाती हैं फॉर दैट मैटर, लोग बाग लेट्स से लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं। स्पेशली इटली ऑलिव फार्मिंग इज लेट्स से लाइक नेक्स्ट लेवल। अच्छा। तो वो बाहर बहुत सारा जाता है, तो फार्मिंग इज वन क्राइटेरिया जो हिंदुस्तानी बहुत देखता है और देख करके बाहर जाता है। एज पर माई लिमिटेड इंडिया में फार्मिंग कम होती जा रही है और इटली में बढ़ा दो जाके। इंडिया में रियल एस्टेट भी तो बढ़ रहा है सर। तो फार्मर की जमीन जो बेचते जा रहे हैं वो सब डेवलपर को बेचते जा रहे हैं। फार्मर का भी अधिकार है। देखो सर, किसान को ना कहीं पिछड़ी श्रेणी के अंदर में आप लोग देखते हैं। हाँ। ठीक है जी, उसका भी अधिकार है बाहर जाकर के। गुड़गांव के किसान को पिछड़ी श्रेणी में कोई नहीं देखता। अब तो वैसे हिंदुस्तान के किसी फार्मर को पिछड़ी श्रेणी में नहीं देखा जा सकता जी। अगर कोई कहेगा कि किसान पिछली श्रेणी में, अरे यार जमीन की कीमत देखो। अगर दुकान जमीन बेच दिए तो आपकी बात सत्य है। हाँ। नहीं बेची, खेती बाड़ी कर रहे हैं फिर, हाँ फिर तो टफ है। बिल्कुल ठीक है, फिर तो टफ है, बिल्कुल ठीक है। गन ये तो
हो गई बाहर की बात। जी अब मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ विच इज़ फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। जी A lot of people deal with that in Gurgaon also. And other than Gurgaon, I'm sure I've spoken to people in Mumbai, I've spoken to people in Bangalore, investors all over. Now, you said relationship is a very important thing oh yes in this. Now, to sell, it is very important, and we want to maintain relationship with our clients for a long time. But of late, if you notice, a lot of people have been switching developer roles. मीन्स कभी एक डेवलपर पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, साल दो साल में जाते रहे। नाउ अ कस्टमर मेड अ रिलेशनशिप विद ए पर्सन इन एन ए कंपनी। नाउ जब उसकी आगे पोजीशन की बारी आ रही है या कोई भी उसको दिक्कतें आ रही हैं, वो आदमी है ही नहीं, वो आदमी जा चुका सी कंपनी में। जी 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 उसका कोई लेना देना ही नहीं है। नाउ don't you think this is unfair on the clients or the investors? अब ब्रोकर तो वही है, ब्रोकर तो डील कर रहा है, हम तो सब एज अ ब्रोकर तो हम सर्विस दे रहे हैं 5-5 साल जब तक डिलीवर नहीं होता, बट ऑन द डेवलपर साइड वो आदमी तो है नहीं। इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं विपिन जी। अगर मैं देखूं, जैसे मैंने आईरियो से स्विच किया M3M के लिए, आईरियो के अंदर में ना कमर्शियल था, आईरियो सिटी सेंट्रल बहुत लिमिटेड था। मुझे कमर्शियल भी सीखना है, मुझे वो सोल्यूशंस देने हैं लोगों को आगे जा करके, मुझे भी अपनी सेल्फ ग्रोथ देखनी है। तो मेरा स्विच का एक कारण ये बना। जिस टाइम पे मैंने आईरियो से स्विच लिया, आई हैड 3 ऑप्शंस हैंडी। DLF क्रेस्ट, वो अलग अलग टीम बना रहे थे, रेस्ट ऑफ गुड़गांव वाज डिफरेंट, क्रेस्ट की अलग टीम हुआ करती थी। साथ में ट्रम्प टावर से मुझे ऑफर आया। एट द सेम पॉइंट टाइम M3M से आया। आई चोज M3M बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मुझे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे टीम्स ऐसे नहीं बनी थी M3M के अंदर में, कमर्शियल की अलग होगी, रेजी की अलग होगी। अर्लियर डेज व्हाइल वी यूज्ड टू हैव अ सेल्स गैलरी एट 65th एवेन्यू, राइट? एक्सपीरिया, हाँ एक्सपीरिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न हुआ लेट्स से आगे जाने के लिए। आफ्टर वर्किंग फॉर लेट्स से 3.5 years एंड आई गॉट प्रमोटेड ट्वाइस, मुझे अवार्ड्स भी मिले काम के लिए, सारा कुछ हुआ, आई गॉट द रिकग्निशन एंड एवरीथिंग एल्स। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस वेयर एग्जैक्टली आई वर्कड, जैसे मैंने कहा कि सिखाया मुझे आईरियो ने, निखारा मुझे M3M ने। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सपोज वो सीनियर की जो बात है वो दिमाग में तो मेरे अभी भी चल रही है, व्हाट नेक्स्ट। ये सब आप अपना बता रहे हैं, मैं तो कस्टमर की बात कर रहा हूँ। देखिए कस्टमर के साथ में जो एसोसिएशन है वो कंपनी के साथ में हुआ है। सेल्स के जितने भी लोग हैं ना इंडस्ट्री के अंदर में, और जिस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, उन्होंने बातें वही करनी है जो कंपनी से उनको कहने को मिली हैं। ठीक है, तो उनका रिश्ता सबसे पहले कंपनी के साथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जो आप बात बोल रहे हो ना, दिस इज फॉर द व्यूअर्स टू नो दैट नो मैटर हु दे आर डीलिंग विद इन द कंपनी, इट इज कमिंग फ्रॉम द top. Yes, absolutely. So they should be prepared कि this person may or may not be there. Obviously, like switching तो happens all across any vertical, any industry for that matter. लेकिन जो words निकल चुके हैं मुंह से बाहर, वो it's like bullet has been shot. तो कस्टमर क्या ध्यान रखे इसमें वादे एक इंडिविजुअल का ना होकर कंपनी के वादे हैं। हाँ, आपकी जो तो इसका मतलब डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। डेफिनेटली दिस इज द एरा व्हिच हैज गॉट रेरा। हाँ ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर सपोज ये एरा वैसी नहीं होती तो रेरा की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है जी, अगर सिर्फ लोगों के साथ में, अगर एसोसिएशन के साथ में काम चल रहा है, एक बंदे पे भरोसा करो, सब कुछ करते रहो यार। आप कंपनी पे भरोसा करो, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखो। ऐसा तो नहीं होता कि कंपनी की फाइनेंशियल बहुत टाइट है और बंदे के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। इट डजंट हैपन लाइक दैट, राइट? So you, let's say, believe in the organization, you believe in the company first, and then thereafter and the documentation and the documentation, of course. Yes. So the advice to an investor is that रिलेशन बना लो, मगर आप कंपनी की हेल्थ चेक कर लो और कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन अपनी कागज पक्के रखो। मतलब व्यापार और व्यवहार को अलग अलग रखो जी। अच्छा, हाँ, व्यवहार किधर भी हो सकता है, व्यापार देखभाल के कीजिए। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज बहुत बार ना हमारे साथ ऐसा हुआ है एज अ ब्रोकर दैट दे कम टू अस एंड से कि अरे वो फला बंदा था, उसने तो ये वाला प्रॉमिस किया था, अरे वो बंदा है ही नहीं। तो मतलब कागज़ पे जो लिखा है वो प्रॉमिस है, जो नहीं लिखा वो प्रॉमिस नहीं है। तो ऐसी ब्रोकर्स की या फिर डेवलपर के सेल्स के लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। आसान है, देखिए
कोई कारण होगा कि आज के डेट में एप्लीकेशन फॉर्म्स भी ना आपको 1 या 2 पेज के नहीं मिलते। हाँ 4 पेज के हैं, 4 रेरा 5 और पेज ऊपर रेरा नंबर रेरा के वगैरह साथ सब। में है। एप्लीकेशन फॉर्म इज 90% ऑफ योर बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ठीक है, वन हैज टू रीड दैट। वो पढ़ने के लिए बने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेज पलटा और साइन कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन बनी है तो उसका फायदा उठाना और चाहिए। बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, जी। मतलब जब ब्रोकर्स बेचे होते हैं, मैंने अपनी टीम को भी देखा है कि सर अगर ये पूरा पढ़ोगे ना, ये पूरा वन साइडेड ही होता है मोस्टली टुवर्ड्स द डेवलपर। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे। राइट, तो फिर उसका वजूद ही खत्म कर दिया बंदे ने, ऐसा मान ले, उसकी ये गरिमा ही समझ खत्म कर ले, ऐसा मान ले। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर सपोज आपको एक लेट्स से लाइक टेक्स्ट मिला है एंड दैट इज फॉर योर स्वेट इक्विटी, आपके खून पसीने की कमाई के लिए मिला हुआ है, एक नजर मारने में कोई खामी नहीं है। हाँ, नहीं कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, आप डीएलएफ का भी पढ़ लो जी, ऐसे ही होता है। तो ऐसे तो आप डीएलएफ की प्रॉपर्टी भी नहीं ले पाओगे। नहीं, दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। वन शुड नॉट मेक दीज काइंड ऑफ प्रोमिसेस एंड ऑल दैट टाइप्स, और इनको सुनना भी नहीं है। हाँ, अगर चीज़ मिली है पढ़ने के लिए तो प्लीज़ पढ़ लो यार, थोड़ा टाइम लगा लो, दिस इज नो प्रॉब्लम विद दैट। नो प्रॉब्लम विद थोड़ा दैट। टाइम लगा लो, एंड जस्टिस ही हो रहा है आपके साथ में, कुछ गलत नहीं हो रहा है उसमें। अगर सपोज कोई पॉइंट ऐसा हाईलाइट हो जाता है जो आपको सूट ही नहीं कर रहा है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग में फर्क आ जाएगा ना, लेकिन वो आज आ जाएगा। टाइम इज ऑलवेज नाउ। कल को ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई गाड़ी छूट गई। But how protected can an investor feel with RERA being there? I think like RERA has turned out to be of paramount importance in today's time for a client. इतना तो चलो समझ में आ गया कि जो प्रोजेक्ट आ गया और रेरा नंबर ले आया, वो चाहे डेवलपर लेट्स से किसी भी कंडीशन में चला जाए, प्रोजेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। एटलीस्ट पहली श्योरिटी वो आ गई। जैसे पुराने टाइम के अंदर में होता था आगे दौड़ और पीछे छोड़, कि हाँ भाई लैंड लिया, उसके अंदर में लॉन्च किया, हाँ पहले कर लिया, उसी पैसे से फिर बनाना शुरू दूसरा किया। लैंड, तीसरा लैंड, चौथा लैंड बन रहा है नहीं बन रहा, ध्यान ही नहीं है लोगों का। अब वो काम नहीं हो सकता। तो पहली प्रोटेक्शन तो ये होगी कि डिलीवरी तो होगी। डिलीवरी इज द की। ठीक है जी, डिलीवरी तो होगी, ताला चाबी तो मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन है जी, वो टेक्निकल सा, मेरे को कॉल भी आया था किसी का। आई हैव हाफ बेक्ड आंसर फॉर इट, सो आई एम आस्किंग यू बिकॉज यू बीन ऑन द अदर साइड एज वेल, दैट देयर आर सर्टन डेवलपर्स लाइक यूनिटेक हु आर नॉट आई वुड से वर्किंग कम्प्लीटली, बट उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों ने खरीदे हुए हैं, आधे बने हुए हैं, आधे नहीं बने हुए, या किसी भी स्टेज पे। नाउ सर्टन फंड्स आर टेकिंग ओवर दोज प्रोजेक्ट्स एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स की जैसे आपने 50 लाख दिए हुए हैं, आप 10 लाख और दो, ये पेमेंट प्लान है, हम डिलीवर करेंगे। नाउ हाउ सेफ इज दैट एंड इज इट रियली हैपनिंग? एंड द थर्ड थिंग, व्हाट शुड एन इन्वेस्टर लुक एट? वो क्या देखे उसमें? देखिए ये हुआ है इतिहास के अंदर में। नाउ दिस इज रेराज टाइम। अब NCLT से भी लेट्स से लोगों ने प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। फॉर एग्जांपल सेक्टर 127 नोएडा के अंदर में लॉजिक्स की बिल्डिंग हुआ करती थी जो भूटानी एंड CRC ने उठा ली है। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल, ठीक है। उन लोगों ने बखूबी लेट्स से प्रोजेक्ट को पूरा शेप ओवर चेंज किया है, नाम अलग दिए हैं, रेरा नंबर्स लिए हैं, चीज़ें ली हैं, और उसके बाद में करना शुरू कर दिया है, डिलीवरी देनी शुरू कर दी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं भरोसा आना शुरू हो चुका है कि चीज़ें मिलेंगी। हाँ। पहली लड़ाई तो ताला चाबी लेने की थी। ओके, ताला चाबी लेने के बाद में दूसरी लड़ाई आएगी कि हाँ भाई लीजिंग हो रही है नहीं हो रही है। दैट्स अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट एटलीस्ट द इन्वेस्टर विल गेट द प्रोडक्ट। इन्वेस्टर विल गेट द प्रोडक्ट। नाउ थिंग्स आर बेटर। व्हाट शुड दे लुक एट? अब ऐसे, क्योंकि इससे ऐसे डिस्ट्रेस्ड एसेट्स कुछ तो अभी भी बचे हुए हैं लोगों के, बचे हुए हैं, वो नहीं निकले हैं अभी भी एंड ऑल दैट टाइप्स। तो लोग बात कर रहे हैं अभी भी फिलहाल। जैसे if you talk about Golf Course Road also, the project which was initially Vipul Arohan, is now Tulip Monsela. They've taken over and they're doing a good job. They're doing a good job. So things are happening. चीज़ें हो रही हैं. And I think they should have some patience. These are better times for real estate. Things are only getting better. They should have some patience. वो क्या देखें मगर? What should they look at? मतलब एक, क्योंकि आप देखो उनका ट्रस्ट क्रैश है, उनके 50 लाख गए, बिल्डर जेल में गया और वो क्रैश हो गया। ठीक है, आज रेरा आ चुका है, आज सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब एक नई एंटिटी आती है, वो बोलती है जी मैंने प्रोडक्ट टेक ओवर कर लिया, राइट। अब आप मेरे को ऐसे ऐसे पैसे दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दूँ। राइट। So once again documentation is the key. Once again documentation, as I said, this era is of RERA. So documentation is the key. आप they should go and check what are the documents they are giving. Correct. For आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए, दस्तावेज लीजिए, संतुष्टि पाइए एंड मूव अहेड। दैट इज द ओनली वे आउट।
in today's time. And do we have lawyers in the industry who do these kind of due diligence? Definitely there are. Yeah. And real estate lawyers are there, and they're doing promising job for that matter. I don't want to name anybody, but I myself know a couple of them. Yeah. So they can go check with them, Yes, get the due diligence definitely. done, and then pay the money and get the project. Definitely. Got it. Rather, in my new organization, I myself am hiring a legal team Okay. to, let's say, get over with these Take care of these hassles. these issues. Yeah. So that when the customer comes, Because उनके कोई client issue. satisfaction is of the paramount importance. इससे ऊपर Yeah. तो क्या है, कुछ भी नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब वापस आपके एक दो सवाल है मेरे पास, आखिरी 2 3 4 सवाल. Please. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक, एडवाइस टू पीपल हु आर लुकिंग एट एंटरिंग रियल एस्टेट एज अ करियर. यंग पीपल 24-25 साल के जोश में आ जाते हैं कि मेरे को रियल एस्टेट करना है, पैसा दिखता है शायद, या ग्लैमर दिखता है, पता नहीं क्या दिखता है, आई डोंट नो. रियल एस्टेट इज अ वास्ट साइंस अकॉर्डिंग टू मी. आप एलाइड इंडस्ट्रीज को भी देखो, जो यहाँ पे लेट्स से जुड़ने के बाद में नौकरी पा रही हैं, काम कर रही हैं. पर कैपिटा इनकम नंबर 3 पे हमारा गुरुग्राम आता है फॉर दैट मैटर. जीडीपी का 7.3% कॉन्ट्रीब्यूशन है. 2025 तक कहते हैं विद द करंट मार्केट ट्रेंड कि हाँ, ये 13% तक जाएगा. वाह. $477 बिलियन की इंडस्ट्री है. कहते हैं बाय द एंड ऑफ 2030 लाइक इट विल बी समवेयर नियर बाय 1 ट्रिलियन. वाह. That's the speculation currently by ICICI Direct. ये मैं आपको बिब्लियोग्राफी भी दे रहा हूँ. 1 ट्रिलियन मतलब 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी होगी, जिसमें 1 ट्रिलियन रियल एस्टेट होगा. जी. 20%. जी. वाह. So which is according to me beautiful. नहीं, मगर ये देख के आ तो जाते हैं, मगर असलियत क्या है वो तो बताओ. यही तो असलियत है. अगर सपोज नहीं, ये असलियत तो नहीं, ये असलियत तो पैसे की है. जी ठीक है. मैं कह रहा हूँ काम करने की असलियत क्या है. तो काम तो मेहनत से ही होगा, नॉलेज पा करके ही होगा, और काम के अंदर में पेशेंस दिखानी भी होगी, ग्राउंड वर्क करना ही होगा. बिना फाउंडेशन के तो इमारत ढह जाएगी. फाउंडेशन तो बनानी ही पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा, और वो ठहराव रखना ही पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी. अगर सोच रहे डे 1 पे आते सर डील क्रैक करेंगे जी और बहुत सारे पैसे अंदर आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला जी. ठीक है. देयर इज नो मैजिक वॉन्ड. और अगर आ भी गए तो यार सीखो, काम करो, अच्छे से काम करो, नियत ठीक रखो. नियत ठीक रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दैट मैटर. शॉर्टकट्स नहीं होते, देयर आर नो फ्री लंचेस. ठीक है जी. एज आई सेड, लेट्स से लेकिन ओवर एनालिसिस पैरालिसिस, तो लिमिटेड एनालिसिस भी पैरालिसिस है. एप्ट चाहिए ही चाहिए. जानो कि हाँ भाई क्या चीज़ें कैसे होती हैं. कन्वर्जन सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल एस्टेट ट्रेड के अंदर में. उसके बाद में स्टेप्स क्या है कंस्ट्रक्शन के, जानना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में पॉलिसीज़ क्या है, एक प्रोजेक्ट इख्तियार कैसे होता है. इस बैकग्राउंड वर्क को छोड़ करके आप सीधा चले गए कि हाँ भाई यार ये अच्छा है, तो अच्छी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं. सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग, आई एम नोटिसिंग, आई ऑल्सो गेट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, पीपल इन देयर 40s or 50s who have kind of worked in different industries. They want to come and they want to be part of this real estate jump. Advice to them? They should, definitely. There is no age to this particular, let's say, trade. Everybody should come. Everybody is more than welcome for that matter. Scope बहुत ज़्यादा है, अथाह काम पड़ा हुआ है. जैसे हमने बोला, जो काम बुरा हो रखा है उसका अच्छे में परिवर्तित होना भी बाकी है. ठीक है. और जो अच्छी चीज़ें आगे चल रही हैं उनका भी लेट्स से एपिटोम में पहुंचना भी बाकी है फॉर दैट मैटर. मेरा ये मानना है. इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्कोप है जी. अभी भी अगर सपोज आप लेट्स से हिंदुस्तान की बात करें, तो यहाँ पे ये जो लग्जरी वर्ड होता है कहीं तक तो पहुँच चुका है. ठीक है. पर अभी बिगिनिंग ही है. ये इसकी शब्दावली के मायने रोज चेंज हो रहे हैं. इसकी डेफिनेशन या परिभाषा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास नहीं है. किसके पास है मुझे ये भी नहीं पता फॉर दैट मैटर, बिकॉज इट इज चेंजिंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. किसी के लिए कुछ लग्जरी है तो किसी के लिए कुछ लग्जरी है. बट मतलब हैविंग सेड दैट, देयर इज अ वेरी बिग रूम फॉर ब्रांडेड रेजिडेंसेस ओवर हियर. आई स्टिल फील सो. अच्छा. जैसे हम लोगों ने अभी पीछे दुबई की बात करी, तो वहाँ वर्साचे कवाली, जो नाम लो आप सब आ जाते हैं और अपने स्टेक्स डाल करके आते हैं. हाँ. नाउ देयर इज अ टावर कॉल्ड मर्सिडीज टावर, and that's the only tower in the entire world. Mercedes have induced 21% stake over there. अब जर्मनी उनके हेडक्वार्टर में जाओगे तो आपको ये प्रोटोटाइप मिलेगा जी, दुबई में हम ये ऐसे करने जा रहे हैं. तो ये पोजिशनिंग अलग है इस वर्ल्ड से. अभी लेट्स से हिंदुस्तान तो अभी शुरुआत हो रही है, शुरुआत होनी शुरू हो चुकी है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. पता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के, इंक्लूडिंग मी, इफ आई मे कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट, बहुत सारे लोगों के एनालिसिस फेल हुए हैं जी.
किस हिसाब से फेल हुए हैं? सम पीपल थॉट कि लो डेंसिटी हो तभी चलेगा, हाई डेंसिटी भी चल रहा है. सम पीपल थॉट क्लब हाउस बड़ा देके क्या करना है. एक जगह का तो क्लब हाउस ऐसा रॉकिंग है कि वहां पे बुकिंग करानी पड़ती है, दूसरी जगह का क्लब हाउस खाली पड़ा हुआ है. तो कंज्यूमर क्या सोच रहा है, स्पेशली इन अ मार्केट लाइक से Gurgaon, even Mumbai and Bangalore, it is changing every day. Absolutely, you're right. It is, they are surprising us. Yeah. 2024, lot of people said कि 2024 पे तो ये बबल बस्ट होने वाला है जो 3 साल से चल रहा है. 21, 22, 23 में जो बुल रन चला है वो 24 में खत्म हो जाएगा. रादर कोविड के टाइम पे नई टर्मिनोलॉजीज आ गई थी, न्यू नॉर्मल. सो वी हैव ऑल स्पोकन अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बट अब ये जो हम 24 के भी अब सितंबर में बैठे हैं, सितंबर का भी मिड आ चुका है एंड द बुल रन इज कंटिन्यूइंग. ओह यस, एवरीथिंग इज गेटिंग सोल्ड आउट. सो अंडरस्टैंडिंग दिस गेम इज नो मोर दिस थिंग. देयर इज नो बैरोमीटर टू मेजर इट. मैंने कल किसी से एक बात सुनी कि उम्र हो या रियल एस्टेट बढ़ती जाएगी. वेरी वेल सेड. तो इसका कोई जवाब नहीं रह चुका. अब आपसे एक दो चीज़ें और पूछनी है कि जो आपने मूव किया फ्रॉम हेड ऑफ सेल्स एंड इनटू अ ब्रोकरेज, ये मूव अगर किसी को भी करना हो या किसी भी स्टेज से करना हो, इसका कोई पर्टिकुलर समय होता है, कोई बैरोमीटर होता है, क्या होता है? हौसला होता है. अच्छा. सेल्फ बिलीव होता है. हाँ. आपको अपने ऊपर सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर यू मेंट टू डू लाइफ के अंदर में. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द मोनोटनी. हाँ. आप क्या करते हो जी, एक पर्टिकुलर मतलब लेट्स से डायरेक्शन के अंदर में जो आपको दिखाई गई है आप चलते चले जा रहे हो. क्या आपना दिमाग लगाया? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए जो पढ़ाई हो रही है वो सबके लिए सेम है. ऐसा क्यों होता है किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं तो किसी कम आते हैं? वाई? बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन हैज़ टू बी देयर, राइट. एंड नाउ लेट्स से लाइक इस मोनोटनी को ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज मैं एक ही दिशा के अंदर बहे जा रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई वाज मेंट टू डू, मैं कहीं ना कहीं उसको खो भी रहा हूँ. क्यों? क्योंकि यार चलो 1 तारीख के ट्रैप की मैंने बात करी, सैलरी की मैंने बात करी, लेकिन मैं क्या हूँ, मैंने कूप मंडूक होने की भी बात करी आपसे. एट द सेम पॉइंट टाइम जब मैं M3 में तो M3 में ही बेचूंगा, जब मैं ओमैक्स में तो ओमैक्स ही बेचूंगा, जब मैं आईरियो में तो आईरियो ही बेचूंगा. क्या मुझे वो पैराडाइम कब मिलेगा कि जब मैं एवेल्युएट करूंगा कि इसके अंदर वैसे बेस्ट क्या है क्लाइंट के लिए और उसको दूंगा? वो मेरे को तब भी मिल सकता था जब मैं ये लेट्स से लाइक जो पंगा लिए बैठा हुआ अगर वो लेता, टू बी ऑनेस्ट. तो ये मेरी कहानी है फॉर दैट मैटर. आई वांट पीपल टू बी ऑनेस्ट, टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स. आई थिंक सेल्फ बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने अंदर विश्वास रखें. अगर कर गुजरने की क्षमता है तो प्लीज़ करें. अगर संतोष सैलरी के अंदर मिलता है तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है. दिस इज व्हाट आई पर्सनली सी. एनालिसिस कैसे करें? ईच वन टू देम. ये क्योंकि आपने बोला तो सही कि अगर सैलरी में संतुष्ट हो तो उसमें तो बहुत लोग सैलरी में संतुष्ट होते हैं, वो तो कहानी खत्म हो गई. मगर जो लोग करना चाहते हैं, हाउ डू दे एनालाइज दैट दे हैव दैट इन देम और नॉट? देखिए ये कॉन्वर्सेशन जैसे जा रही है, कई डेवलपर्स मेरे को गोली मारने वाले. मैं बहुत सोच समझ के जवाब देना चाहता हूँ. मेरे को गोली मारने वाले हैं. तू जॉब छुड़वाएगा कहीं? मेरी तो शुरुआत है जी. मैं बहुत सोच समझ के देना चाहता हूँ उस चीज़ का जवाब. देखिए ये एनालिसिस करना ना मतलब डिफिकल्ट भी है, द सेम पॉइंट टाइम इम्पोर्टेंट भी है. देखिए मेरे जैसे आदमी को भी 1 साल लगा और तब जाकर के मैंने डिसीजन लिया कि हाँ ये करना ही चाहिए. खैर बहरहाल मेरी सोच ऐसी भी है कि हाँ यार लाइफ के अंदर पंगा नहीं लिया तो फिर कब लिया, क्या किया क्या नहीं किया. बिकॉज थोड़ा सा मैं ऐसा भी सोचता हूँ, हर बंदा ऐसा नहीं सोचता है. लोगों के कंधों पे ना बहुत भारी शब्दावली रखी हुई है, जैसे सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस एंड दैट, लोग क्या बोलेंगे. अच्छा पहले आज तो चलो दिस वर्ड इज रिस्पेक्टेड कॉल्ड ब्रोकर और कंसल्टेंट और चैनल पार्टनर. थोड़ी सी रिस्पेक्ट आ गई है. पहले तो ये भी नहीं था यार. अच्छा ये काम करेगा तू. लोग तो ऐसा सोचते थे. पर ये नहीं सोचते थे कि यार ये दीज पीपल आर नथिंग लेट्स से लाइक एल्स बट वेल्थ मैनेजर्स. आप क्या कर रहे हो कि हाँ यार किसी का पोर्टफोलियो क्रिएट करा रहे हो और उसके बाद में जाकर के उसके अगर इंक्रीमेंट मिलता है अपनी वेल्थ के अंदर में, व्हाट बेटर कैन हैपन टू समबडी, राइट. तो मेरी ऐसी सोच के साथ में मैंने ये डिसीजन ले लिया. ये मेरा एनालिसिस था. अब किसी इंसान का क्या एनालिसिस होता है, दैट इज समथिंग इन सेल्फ कैपेसिटी. वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंसान सोचेगा और करेगा. मैं उनको मूल मंत्र नहीं देना चाहता. मैं नहीं चाहता बहुत लोग अपनी नौकरी छोड़े आज. तो लास्ट क्वेश्चन जी. अब डेवलपर साइड से आप इस आ गए ब्रोकरिंग साइड में. अब ब्रोकिंग साइड से कितने साल लगेंगे आपको डेवलपर बनने में?
वेल दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अपना प्रोजेक्ट लाने में दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी सोच वहाँ तक नहीं गई है मेरी अच्छा। कि कुछ ऐसा करना है या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार ये स्टेज आ जाए कि दोबारा से व्हाट नेक्स्ट मुझे आकर के हिट करे अच्छा, अभी व्हाट नेक्स्ट हिट करना नहीं शुरू हुआ? बिल्कुल ठीक है, तो इंशाल्लाह। हाँ, got it. So thank you, Gagan. You know, it was very interesting talking to you and we had a lot of fun. मतलब जो मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि हम जो बातें करेंगे जी, ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, राइट। बट आई होप इट्स बिन यूजफुल फॉर डेफिनेटली मतलब रादर मैं जितना शुक्रिया करूँ कम है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर रादर, आई एम ट्रूली humbled. I have seen like industry stalwarts coming here and talking to you. You called me, it is of great importance to me. Thank you so very much. Thank you. And thank you to all of you for watching an amazing podcast once again. And keep sending in your suggestions on who all to call. It has been very useful जो आप लोगों ने suggestions दिए, and what more questions should be asking people from this industry. Thank you and keep watching Podcast by Space Creators.